नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी। एक बहुत सुंदर गाना था। गाने के बोल थे, जमी से आसमां तक, इस जहां से उस जहां तक, सिर्फ मैं ही मैं, सिर्फ तू ही तू। इस तरह का हो सकता है मैं एक आध शब्द गलत कर रहा हूँ, लेकिन गाने के भाव ये थे कि जमी से आसमां तक, इस छोर से उस छोर तक, सिर्फ मैं ही मैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़ा आत्ममुग्ध रहते हैं। अच्छा है जिंदगी में कुछ तो, मैं इसको बहुत ज्यादा आलोचना में नहीं लेता कि आदमी को जिंदगी में कुछ तो करने को चाहिए ना। जिंदगी नीरस हो जाती है अगर कपड़े का भी शौक ना हो, गाने का शौक ना हो, किसी एक चीज का शौक तो होना चाहिए। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को कम से कम अपने अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। तो दिन में अगर वो 7-8 बार बदलते हैं तो मैं इसको इसलिए बुरा नहीं मानता कि कुछ तो जीवन में रस है उनके। वरना परिवार नहीं, अकेले रहते हैं तो मेहनत पड़ती पड़ती है। तो लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो रहा है, नई चर्चा शुरू हो रही है। 2024 के चुनाव सिर पर है और भारतीय जनता पार्टी की, आज मैं ट्विटर हैंडल पे देख रहा था, कैंपेन का एक गाना पड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जी का, बड़ा सुंदर है। उसमें दिखाया कि 9 साल में सिर्फ मोदी जी ने कितनी क्रांति की है। मतलब सब कुछ कर डाला है मोदी जी ने। वही गाना जो होता है, जमी से आसमान तक, आसमान से पाताल तक, सिर्फ मैं ही मैं, सिर्फ तू ही तू। यहाँ तो सिर्फ मैं का है। तो मैं देख रहा था कि उसमें मैंने सुना उस गाने को, ट्वीट भी किया, लोगों से राय भी पूछी मैंने कि आपकी राय क्या है इस गाने पे। तो उसमें प्रधानमंत्री जी की 9.5 साल की उपलब्धियों का जिक्र था कि उन्होंने कितने कितने महान कार्य किए हैं। लेकिन मैंने फिर देखा कि मैंने इसमें तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी नहीं है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं है, सिर्फ मोदी जी का नाम है। तो मुझे लगा मैं गलती से देख गया हूँ। फिर मैंने दोबारा भेजा, दोबारा सुना, फिर मुझे नहीं लगा, फिर मुझे लगा मैं ही कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, मेरा ही दिमाग तो नहीं चल गया। तो मैंने अपने ऑफिस में सुष्मिता को भेजा कि जरा सुष्मिता देखना, कहीं तुम्हें तो ऐसा नहीं मुझे ना दिख रहा हो, तुम्हें देख लो जरा भारतीय जनता पार्टी का झंडा वंडा कहीं नाम आम। तो उसने भी कहा कि सर इसमें तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं है। तुम्हें बड़ा हैरान कि कैंपेन सॉन्ग रिलीज हो रही है पार्टी, और नाम ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का, झंडा भी नहीं। और क्या भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, अपने आप को कहती है अपने आप को, वो इतनी दयनीय हालत पे पहुंच गई है कि उसका नाम लेवा नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का नाम अब मोदी जनता पार्टी कर देना चाहिए, या मोदी पार्टी कर देना चाहिए। हर व्यक्ति की एक आयु होती है, प्रधानमंत्री जी की भी ईश्वर करे लंबी आयु हो, लेकिन काम करने की एक क्षमता होती है। अब 3-4 साल बाद उनका शरीर क्षीण होगा, काम करने की क्षमता कम होगी। तो क्या फिर ये मोदी जनता पार्टी गायब हो जाएगी? संघ बड़े शान से, बीजेपी बड़े शान से कहते थे कि भाई हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है। तो कहाँ चला गया संगठन? इस गाने में भाजपा का नाम और झंडा क्यों नहीं है? ये कोई नई स्ट्रेटेजी है कि मोदी में कर दो सब, भाजपा भी इसमें समा जाएगी? एक कहावत कही जाती है, हाथी के पांव में सबका पांव। तो क्या मोदी अब संघ और भाजपा से इतने बड़े हो गए हैं कि अब भाजपा का नाम लेवा नहीं बचा? और ये भाजपा के लिए क्या अच्छा है या बुरा है? मेरे एक मित्र ने कहा कि बहुत अच्छी बात थी जब सिर्फ 2 सांसद होते थे, लेकिन पार्टी का संगठन करोड़ों लोगों के दिलों में था, लोकतंत्र था। कोई अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनका कॉलर पकड़ के तक खींच दिया करते थे लोग। अब पार्टी के सांसद 300 क्रॉस कर गए हैं, लेकिन लोकतंत्र बचता नहीं। पार्टी 2 लोगों के एमपी की पार्टी थी तो वो करोड़ों की पार्टी थी, अब करोड़ों की पार्टी है तो सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बची है, एक बड़े साहब और एक छोटे साहब। तो क्या ये बात सही है? क्या प्रधानमंत्री जी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश कर दिया, गायब कर दी भारतीय जनता पार्टी, एक व्यक्ति केंद्रित बना दी जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है? और क्या सारी परिक्रमा, सारा संघ, सारी भारतीय जनता पार्टी उसी नाम के, उसी शख्सियत के चारों तरफ घूमेगी, और घूमेगी फिर भाजपा का भविष्य क्या रह जाएगा? इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। मैं आपका परिचय कराता हूँ। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। भास्कर में उनके तमाम पॉलिटिकल आप आर्टिकल पढ़ते रहते हैं और बहुत अच्छी सोच रखते हैं। संजीव चंदन जी हैं, आप बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत तार्किक बातें करते हैं, लॉजिक के साथ बात कहते हैं, आपको उनकी बात सुनने में बहुत मजा आएगा। नागपुर, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा था, संघ की बात कर रहा था, नागपुर से आते हैं विवेक देशपांडे जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अपनी बात कहने से पहले शायद दूध पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं। आज आज मुझे लगता है संघ की
आज हम नागपुर के संतरे की जगह आज विवेक भाई कुछ बढ़िया सी कॉफी पी के एक अच्छी बात बताएंगे आप लोगों को। दिनेश कुमार जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों के बड़े अग्रज हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये खास पैनल मेरे साथ है, मैं इससे बातचीत शुरू करूंगा, उससे पहले छोटा सा वीडियो देखते हैं। में रखते हुए सत्ताधारी दल भाजपा पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। पहले आधे अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के चुनावी दाव के बाद अब भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है। ये थीम सॉन्ग भाजपा का चुनावी कैंपेन सॉन्ग भी है। इसका शीर्षक सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं दिया गया है। इस वीडियो गीत में उज्ज्वला, डीबीटी, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र सरकार की कई नीतियों का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, देश के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय भी मोदी साहब ने खुद ही ले लिया है और इसको भी अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाया है। लेकिन इस भाजपा के थीम सॉन्ग के पूरे वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 मिनट से भी लंबे इस पूरे थीम सॉन्ग के वीडियो में एक भी बार बीजेपी के झंडे, पट्टी या बैनर किसी का भी कोई जिक्र नहीं है। यानी वीडियो में भाजपा का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। पूरे गाने में सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की महिमा का बखान किया गया है और इसे सिर्फ मोदी पर केंद्रित रखा गया है। ऐसे में ये समझ नहीं आता कि ये भाजपा का चुनावी थीम सॉन्ग है या फिर प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन। तो वहीं जहन में ये सवाल भी उठता है कि क्या आप साहब भाजपा में पार्टी से भी ऊपर हो गए हैं? मोदी के आगे अब बीजेपी भी कुछ नहीं है। यानी बीजेपी के बाकी दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, जिन्होंने भाजपा का गठन किया, उनकी कोई वैल्यू नहीं इस चुनाव में। जिस भाजपा ने मोदी को प्रधानमंत्री मोदी बनाया, मोदी जी ने उसी भाजपा को किनारे लगा दिया। फिलहाल इस वीडियो से ये तो साफ है कि अब भाजपा में भी मोदी के आगे कुछ नहीं, यहाँ तक कि भाजपा ही कुछ नहीं, सिर्फ जो है मोदी ही है। केपी मलिक साहब, सिर्फ मैं और मैं और मैं, आपने तो बड़े बड़े देश में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां देखी हैं, राजनीतिक मूवमेंट देखे हैं और देश के बड़े बड़े नेताओं से आपने दिल्ली में बैठ के गुफ्तगू की है, उनके इंटरव्यू किए हैं। इस गाने को जो आज कैंपेन सॉन्ग जारी किया गया है, क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का ना झंडा ना भारतीय जनता का नाम और कैंपेन सॉन्ग, यानी अब भारतीय जनता पार्टी का नाम मोदी जनता पार्टी कर देना चाहिए? ऐसा क्यों किया होगा? क्या कारण है? मलिक साहब, क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और उनके जो खास सलाहकार हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि पार्टी आज जहां जिस ऊंचाई पे है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से है। पार्टी का कोई खास योगदान इसमें नहीं है। मुझे 2003-2004 का जमाना बहुत अच्छे से याद आता है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इंडिया शाइनिंग कर रहा था। और इंडिया शाइनिंग बाद में किस प्रकार से हुआ वो भी आपने देखा। आज यहां मोदी जी 2 चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो वो विकास पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, जैसे कि आज उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की है और 2 दिन पहले उन्होंने मंदिर का आयोजन किया है, प्राण प्रतिष्ठा की है। तो यहां पे वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चुनाव विकास पे लड़ा जाए या ये हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाए, मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं इनमें ये चीज का कंफ्यूजन है। दूसरी चीज आपको देखनी होगी कि आप जब प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम देख रहे थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी नदारद थी। अगर आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर के पदों को छोड़ दें, अब उनको आप किसी पार्टी से तो जोड़ेंगे नहीं। मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूं, जितना मैं पत्रकारिता को समझता हूं या जितना मैं संविधान को समझता हूं, मेरे ख्याल से तो अगर कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गवर्नर है, मुख्यमंत्री है, तो उसको किसी विशेष पार्टी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो तो पूरे प्रदेश का या देश का होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पार्टी के कोई खास नेता वहां चेहरा दिखाई दिया हो आपको? इक्का दुक्का आपने कहीं दूरबीन लगा के देख लिया, वो बात अलग है, लेकिन कोई चेहरा आपको दिखाई दिया? और जो 2 पार्टी से 150 तक 200 तक पहुंचाने वाले अडवाणी जी थे, वो भी नहीं दिखे वहां। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति है जिनके बलबूते पे पार्टी चल रही है और मोदी की गारंटी है ये।
ये मोदी ने गारंटी दे दी है और ये मोदी की गारंटी है, ये लास्ट तक जाएगी और इसी पर चुनाव जीते जाएंगे। वो बात दूसरी है कि आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान वहां नहीं है, ध्यान मंदिर में नहीं है, ध्यान कहीं और है कि इंडिया गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है। इस समय में जो इनके खास खास नेता है, शरद पवार क्या कर रहे होंगे, लालू क्या कर रहे हैं, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, पता किया जाए। तो पता चला जब ये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो नीतीश जी 100वीं जो उनकी क्या पुण्यतिथि थी, जिनको बड़ा सम्मान, कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान दिया गया है, बिहार में एक बहुत बड़े पिछड़े नेता हुए हैं। और आज हम जो बात करते हैं कि वीपी सिंह ने 90 के दशक में आरक्षण दिया था, उन्होंने वो 70 के दशक में ही सोच लिया था और उसमें बहुत अच्छा काम भी उन्होंने किया था। वो बात अलग है, उसमें हमें विस्तार में अभी नहीं जाना है। लेकिन उनका अचानक सपना इनको वहां पे राम मंदिर में आया है और तुरंत इन्होंने शाम को दिल्ली आते ही कहा सबसे पहले ये वाला काम करो। जबकि संभावना ये लोग जता रहे थे कि शायद चौधरी चरण सिंह को देंगे, क्योंकि जाट बहुत नाराज है वेस्टर्न यूपी में, और हो सकता है कि एक झटके में बीजेपी ऐसा कुछ कर दे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दे और जाट जो है मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते दे धड़ाधड़ कमल के फूल पे मोहर लगाना शुरू कर दे। तो फिर हमने कहा, हमसे भी पूछा गया, हमने कहा देखिए जाट जो है बहुत जल्दी बहक जाने वाली कौम है और इनको बहुत जल्दी फुसलाया जा सकता है। हालांकि आज भी लगभग 40% जाट फुसले फुसलाए हैं। वो 13 महीने के दिल्ली के आंदोलन के बावजूद जब 2022 का इलेक्शन हुआ था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो 40% जाटों ने तो बिना मांगे ही वोट दे दिया था भारतीय जनता पार्टी को, इतनी नाराजगी होने के बावजूद। हालांकि उसमें कई जो बड़े बड़े नेता अपने आप को बताते थे, गन्ना मंत्री और दूसरे, वो सब जो है हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद इतना कम जो है वोट प्रतिशत भाजपा का कटना, मैं उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता। तो ये जो मोदी जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप देखेंगे आज शुरुआत की है, मैं समझता हूं इसके दो कारण हैं और दो निशाने यहाँ पे लगाए गए हैं। एक तो आप याद करेंगे कि 2014 के दौरान भी सबसे पहले शुरुआत इन्होंने इसी एरिया से की थी मोदी जी ने, और अभी वहां पे दो मैदान खाली हैं। कल्याण सिंह जी का मैदान खाली है, मायावती जी का मैदान खाली है, तो उस खाली मैदान से कुछ बटोर लिया जाए। और दूसरा क्या है कि जाटों को थोड़ा सा कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि जाट भी नाराज है। तमाम जुमले इन्होंने 2017-2019 में छोड़ चुके हैं। यहाँ पे ये कहते थे यहाँ पे कि हम जो है हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान कोष बनाएंगे, हम हर जिले में चौधरी चरण सिंह के नाम पे गन्ना इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हम 14 दिन में किसानों का गन्ना भुगतान करेंगे, और मैं तो किसानों के नाम पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और हुआ कुछ नहीं। वो टाई टाई फीस हो गई, सब हवा निकल गई। इसके बाद 2019 में अमित शाह जी ने, जो 2019 का इलेक्शन था उससे पहले दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री थे हरियाणा के वीरेंद्र सिंह जी, उनकी कोठी पे तमाम किसानों के बड़े बड़े नेता, जाटों के बड़े बड़े नेताओं, कुछ खाप पंचायतों के नेताओं को बुला के ये कहा था कि भाई आपका जाट आरक्षण जो है नहीं हो पाया है, लेकिन अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है और आप लोग मदद करते हो तो मैं वायदा करता हूं आपसे, और हम आपको जाट आरक्षण करने में आपकी मदद करेंगे। तो वो भी बाद में जुमला साबित हुआ। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया है कि ये जो नाराजगी इस वर्ग की है, इसको कैसे ठीक किया जाए, उससे ये इन्होंने शुरुआत यहां से की है। अब मैं आपकी बात पे आ जाता हूं जो आप जानना चाह रहे हैं। ये मैंने एक वर्ड यूज किया कि मोदी की गारंटी है ये, और ये अपनी गारंटी लेके चल रहे हैं और बाकी सब पीछे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप हर जगह देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो ये इनका सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को दिखाने का, किसी फोटो फ्रेम में आने का। आप तो तमाम चीजें जानते हैं, कोई पहली बात नहीं, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं। मैं तो आपको 2015 की घटना बताता हूं, विज्ञान भवन की बात आपको बता रहा हूं। एक किसी कार्यक्रम में मोदी जी वहां जाने वाले थे और वहां पे अरुण जेटली थे और ये निर्मला सीतारमन उनको रिसीव करने के लिए गेट पे आई थी। तो वहां एसपी जी के एक व्यक्ति ने, उन्होंने जब फूलों का गुलदस्ता इनको दिया और ये वहां एक एसपी जी का जवान था, वो बार बार बीच में आ रहा था, तो इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसी को डांट दिया था कि तुम कहां फ्रेम में बीच में आ रहे हो। तो ये तो चाहते हैं कि इनके अलावा फ्रेम में कोई दिखे ही नहीं और सिर्फ यही रहे।
तो उसी की एक शुरुआत ये है कि मोदी जी मान के चल रहे हैं कि 2022 में जो हमारी सरकार बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे बने। वो बात अलग है कि तमाम जो हथकंडे चल रहे हैं, तमाम साम दाम दंड भेद हो रहे हैं, मायावती जी के यहाँ पे पूरी जो है ईडी और तमाम लोग वहां पे पहुंच गए हैं, शरद पवार के पोते से 11 घंटे पूछताछ हो रही है, तमाम हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के घर पे ईडी पहुंच रही है। वो बात अलग है कि उसका भी प्रयोग इन सब पीछे चल रहा है, लेकिन श्रेय सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि इनके अलावा भाजपा में कोई है भी नहीं है, आप भी जान रहे हैं। जो कोई एक आध लोग हैं वो टेबल के पीछे छुप के कहीं बैठ के कहीं कुर्सी पे उधर को मुंह करके कुछ काम कर रहे हो तो कर रहे हो। वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कौन कोई कर रहा है? किसी मंत्री को आपने आज तक अपनी योजनाओं का बखान करते हुए देखा है? आज आज एक अखबार में, उस अखबार का नाम मैं नहीं लूंगा, राजनाथ जी का आर्टिकल छपा हुआ है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने छपवाया या गलती से छप गया, क्या होगा राजनाथ जी का शाम को क्या होगा, क्योंकि 2 दिन पहले मोदी जी का छपा था, कर्पूरी ठाकुर जी का जो है आर्टिकल छपा था प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से। हमें रात को दिया गया कि जल्दी इसको छपवाइए, हमारे यहाँ भी छपा था, सब जगह छप रहे हैं। तो ऐसे में जो है राजनाथ जी का कैसे छप गया ये मेरे को समझ में नहीं आया। हालांकि हमारे यहाँ शायद नहीं छपा, बाकी जगह छपा है। तो ये क्या हो गया है? तो ये तो संजय जी आप जानते हैं कि इस तरह की चीजें कितनी चल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी रहेंगे, बाकी एक आध चीजें जो और भी आपको दिखाई दे रही हैं वो भी हट जाएंगी अभी महीने 2 महीने माने तो, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। बिल्कुल जी। ठीक कह रहे हैं। एक चीज और बता दीजिए, ये जो आर्टिकल छपते हैं ये प्रधानमंत्री जी खुद लिखे होंगे, राजनाथ सिंह जी खुद लिखे होंगे? अब संजय जी देखिए, ये बात छोड़िए आप, ये हम और आप अखबार के एक एक चीजों को जानते हैं कौन क्या लिखता है। अब मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, देश सेवा करते हैं, सोते भी 2-3 घंटे हैं। आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम कुछ वो नहीं अपने चाहते। विचार दे देते हैं, वो अपने विचार दे देते हैं। लिखने वाले हम जैसे लोग बहुत हैं, उनको कोई कमी है क्या लिखने वालों की? नहीं, पीआईबी का पूरा जो है, पीआईबी का पूरा एक मंत्रालय उनके पास है, उसमें एक से एक क्रांतिकारी लोग बैठे हैं जो लाखों लाखों तनख्वाहें ले रहे हैं। वो लिखने में समय कम लगता है, उसको चेक करने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अजय शुक्ला जी, कितना अच्छा लग रहा था आज ये बीजेपी का कैंपेन। हमारे प्रधानमंत्री कितने अच्छे लगते हैं, मतलब कितना जबरदस्त विकास कार्य किया है। मुझे अजय जी देखा नहीं देखा आपने वो 2 मिनट का कैंपेन सॉन्ग? बस समझ से एक बीजेपी का झंडा लगा देते कहीं आगे पीछे, तो थोड़ा सा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थोड़ी राहत मिल जाती है। हमारी पार्टी का झंडा उंडा लगा है, लेकिन गाना कितना अच्छा, कितने जोश में दिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको कैसा लगा गाना अजय जी? नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है और सब चंगासी वाली स्टाइल में। और दूसरी चीज मैं एक बड़ी चीज कहूं कि एक चीज कह रहे थे मलिक साहब, मैं उनको बता दूं कि राजनाथ सिंह का लेख इसलिए छपा है ना क्योंकि उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रकार से पूरे लेख को देखिए भगवान की तरह से तुलना कर दी है। तो वो क्यों नहीं छपना था भाई? तो छपना ही था। तो दैनिक जागरण में मैंने पढ़ा है उसको पूरा, तो मुझे खुद आया और राजनाथ सिंह ने उसे ट्वीट भी किया है। तो इसलिए जब भगवान बनाएंगे तो क्यों नहीं अच्छा छपेगा? वो तो अजय जी, वैसे अजय जी एक बताइए, आप तो उस अखबार में काम भी किए हैं, जिस दौर में आप काम किए हैं, आप पहले पहले पेज पे सरकार के खिलाफ खबर छाप देते थे, अब तो ये पूरा भाजपा का घोषणा पत्र हो गया है। तो आप जागरण के इतने बड़े महत्वपूर्ण पदों पे रहे, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे, इतनी दीनहीन हालत थी क्या आपको टाइम में कभी बीच में? मैंने नहीं देखा था। मैं तो हालात जिस तरह से मतलब देख के अजीब सा लगता है और उन स्थितियों में तो क्या कहा जाए उसको, तो अपने आप में लगता है कि मैं मुझे लगता है अजय जी से कुछ नेटवर्क गड़बड़ा गया। अजय जी बात ही ऐसे करते हैं, झटके की बात करेंगे तो नेटवर्क गड़बड़ा ही जाएगा अजय जी का। मैं आता हूँ विवेक जी आपके पास, आप नागपुर से आते हैं, संघ की वहाँ पे मुख्यालय है, संघ का सब कुछ है। आज का ये जो गाना जारी हुआ इसमें मोदी जी नहीं है, बीजेपी का झंडा नहीं है, संघ को ये बात अच्छी लगी होगी क्या? माइक माइक वो कर लीजिएगा विवेक जी। हेलो। हाँ जी, जी ऐसा है कि संघ संघ को अच्छा लग रहा होगा, इसलिए कि संघ ये चाहता है कि अभी बीजेपी सत्ता में बनी रहे। 2025 में उनकी 100वीं वर्षगांठ है आरएसएस की। वो नहीं चाहते किसी हालत में
सत्ता से बीजेपी खारिज हो जाए और आज सत्ता में बीजेपी को फिर से वापस स्थापित करने के लिए मोदी जी के अलावा उनके पास दूसरा कोई ट्रम्प कार्ड है नहीं। तो और ये मोदी जी ने अपने आप को इस स्थिति में ला लिया है कि संघ उनके सिवा किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपने सुना होगा उस दिन राम मंदिर का जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसके बाद जो भाषण हुए उसमें भागवत जी मोदी जी को तपस्वी कह रहे थे। अब क्या बचा है, मतलब जो फिलोसोफर हेड है संघ के, संघ परिवार के जो फिलोसोफर हेड है, वो अपने ही किसी एक संलग्न संस्था के प्रमुख को अपना फिलोसोफर तपस्वी जैसा बता रहे हैं। मतलब वो मोदी जी ही किसी तरह से उनके फिलोसोफर हो गए, इस तरह की कुछ बात कर रहे थे। तो ये जो दुय्यम दर्जे का स्थान आरएसएस को मोदी जी के राज में मिला है, तो वो मोदी जी ने बहुत केयरफुली वो कल्टीवेट किया है, बहुत केयरफुली मोदी जी ने उस स्थिति में अपने आप को लाया है कि आरएसएस भी उनके खिलाफ कुछ न कह सके। इतने सालों में नागपुर में कई बार मोदी जी आए, लेकिन कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर में नहीं गए। तो ये जो हिम्मत होती है, हालांकि जब भी महाराष्ट्र के विधानसभा का नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन होता है या फिर बीजेपी के कोई भी बड़े नेता जब नागपुर आते हैं, तो उनके लिए कंपलसरी है आरएसएस स्मृति मंदिर, जहां पर हेडगेवार जी और गोलवलकर जी की समाधियां है, वहां पर जाके माथा टेकना, या फिर संघ के मुख्यालय में दूसरे नागपुर के एक एरिया में जो पड़ता है महल एरिया में, वहां जाना, ये कंपलसरी बात होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर आकर गए, बड़े बड़े कलाकार वहां पर आके गए, लेकिन मोदी जी के लिए कोई कंपल्शन नहीं। मोदी जी, आपने देखो पिछले 10 सालों में मोदी ने जितने भी भाषण किए, किसी भाषण में मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं। किसी भी भाषण में मोदी जी ने आरएसएस का नाम नहीं लिया है कि मैं आज जो कुछ भी हूं आरएसएस की वजह से हूं। इस तरह से कोई भी एक एक्नॉलेजमेंट मोदी जी के किसी भी भाषण में आज तक नहीं आया है। तो आरएसएस इतनी दयनीय स्थिति में अपने पूरे 100 साल के, मतलब आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं अगले साल, और ऐसी स्थिति में, मतलब 100 साल के इस उपलक्ष्य में आरएसएस अपने आप को इतनी दयनीय स्थिति में पा रहा है। जो संघ परिवार का एक बेसिक टेनेट है, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि संगठन से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। वो गांधी जी का विरोध तो इसी बिना पर करते हैं कि गांधी जी कोई देश से बड़े नहीं है, मतलब वो सीधे तौर पे नहीं कहते, लेकिन जब गांधी जी का उल्लेख होता है, जब गांधी जी की कंट्रीब्यूशन की बात होती है, तो हमेशा संघ वाले जो है वो इस तरह से बात करते हैं कि कोई व्यक्ति देश से बड़ा नहीं होता। तो गांधी जी देश से बड़े नहीं है, लेकिन मोदी जी को देश से बड़ा आपने बना दिया। तो ये जो डायकोटॉमी है, ये जो एक दोगलापन है आरएसएस का, आरएसएस के हर विचार में दोगलापन है, इस विचार में भी है। एक व्यक्ति को, मतलब ऐसा कभी इस देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि इस देश का पूरा भविष्य एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता हो, मतलब भविष्य एक व्यक्ति के साथ में लटका दिया गया हो कि मोदी जी रहेंगे तो देश का भविष्य है, मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश खत्म है। इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा गया है और उसको मानने के लिए लाखों करोड़ों लोग तैयार है। इस कदर एक हिप्नोटिज्म का स्पेल है। मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, मोदी जी एक पॉलिटिकल बाबा है। मतलब जो धार्मिक बाबा होते हैं, उनका जिस तरह से एक हिप्नोटिज्म होता है उनके चाहने वालों पर, उनके भक्तगणों पर, बिल्कुल उसी तरह का एक माहौल मोदी जी ने पॉलिटिक्स में लाया है। वो एक पॉलिटिकल बाबा है, उनके खिलाफ कोई भी बात, उनकी कोई भी गलती होती ही नहीं है उनसे, उनके खिलाफ कोई भी बात सुनने के लिए उनके फॉलोअर्स तैयार ही नहीं है। मतलब यहाँ तक के वो भगवान का अवतार है वगैरह, यहाँ तक के बातें हो रही है। और मोदी जी उसको बहुत ये जो किसी ने कहा अभी कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, कभी 20 सालों में छुट्टी नहीं ली है। तो पिछले 10 दिन, मतलब जब 22 तारीख को ये प्रोग्राम होना था राम मंदिर का, उसके 10 दिन पहले वो जो मंदिर घूम रहे थे, क्या वो प्रधानमंत्री की ड्यूटी थी? क्या काम कर रहे थे वो? 10 दिन तक वो जो उपवास और जो भी कुछ कर रहे थे, और 10 अलग अलग राम मंदिरों में वो घूमे हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री की ड्यूटी का पार्ट था? इतनी भी समझ इनके भक्तों में अभी बची नहीं है। जो
ये तो 10 दिन की छुट्टी ही हो गई ना। ये कहाँ प्रधानमंत्री का काम कर रहे थे वो? उस समय तो पूरी तरह से अपने राजनीतिक भविष्य को इंश्योर करने का काम चल रहा था। पूरा वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चल रहा था। वो तो छुट्टी लेकर ही चल रहा था। लेकिन उनके भक्त है कि कहते हैं कि नहीं, वो 18 घंटे काम करते हैं और छुट्टी नहीं लेते। अब 18 घंटे काम तो मनमोहन सिंह ने भी किया, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। अपना सेल्फ प्रोजेक्शन, अपने अपने खुद के प्रेम में इतना लिप्त व्यक्ति इस देश में आज तक दूसरा पैदा नहीं हुआ, मोदी जी जितना। तो और उसको इस तरह से एक प्रतिष्ठा दी गई है इस देश में, व्यक्ति महात्मा को इतनी प्रतिष्ठा दी गई है, पर्सनैलिटी कल्ट। मैं मोदी जी का करिश्मा नहीं मानता। करिश्मा शब्द का पॉजिटिव मतलब होता है, करिश्मा है पॉजिटिव शब्द है, ये कल्ट है। अंग्रेजी में कल्ट कहते हैं उसको। तो ये मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट है, कोई करिश्मा नहीं है। करिश्मा तो इंदिरा गांधी का था, करिश्मा पंडित नेहरू का था। ये करिश्मा नहीं है, ये कल्ट है। और कल्ट जो होता है उसमें एक डिस्टिंक्ट नेगेटिव सेंस है इस शब्द में। जैसे जापान में कुछ रिलीजियस कल्ट, यूएस में कुछ रिलीजियस, हरे रामा हरे कृष्णा, ये एक रिलीजियस कल्ट है। तो ये कल्ट चल रहा है इस देश में। और इसके चलते लोग इतने अंधे हो गए हैं कि जब 4 शंकराचार्य ये कहते हैं कि ये विधिवत नहीं हो रहा है, राम लल्ला का जो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो विधिवत नहीं है, उसके कई कारण बता रहे हैं। तो इनके भक्त शंकराचार्य के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? मतलब वो पैसे ले रहे हैं, कांग्रेस से पैसे लेके बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर शंकराचार्य के बारे में किसी और स्थिति में किसी और हिंदू ने कुछ कह दिया होता तो इन्होंने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया होता। लेकिन आज ये मोदी जी के लिए शंकराचार्य को भी इस तरह की बातें उनके बारे में कह रहे हैं, जिस तरह की बातें कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश में हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी के लोग कहेंगे। तो इस स्थिति में देश को लाया है कि एक व्यक्ति जो है वो देश है पूरा। मतलब इंडिया इज इंदिरा वाली बात हमने सुनी थी, वो किसी उनके खास जो चेले चपाटे थे इंदिरा गांधी के, वो कहते थे। यहाँ पर तो इनका हर मंत्री, इनका हर विधायक, इनका हर सपोर्टर, इनका हर कार्यकर्ता कह रहा है। मतलब अगर आज इनके 40% वोटर्स हैं तो ये 40% वोटर जो है सारे के सारे ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वही भारत है। भारत तो मोदी जी के सिवाय भारत कुछ नहीं है, भारत शून्य है। इतना भयानक एक डिस्कोर्स इस देश में मोदी जी ने खड़ा किया है। पता नहीं जब ये राजनीतिक पटल पर नहीं रहेंगे, जब कभी नहीं रहेंगे, मुझे तो लगता है कि ये 15-20 साल और शायद इस पद पर चिपके रहेंगे। उनकी तबीयत भी ठीक है, भगवान करे उनकी तबीयत और अच्छी रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई अल्टरनेटिव नजदीक के भविष्य में। आप देखिए 22 तारीख को जिस तरह की हालत योगी आदित्यनाथ की उन्होंने बना दी थी। मतलब मोदी जी ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो बॉस है और आदित्यनाथ कहीं भी फ्रेम में नहीं थे। तो ये सिलसिला और कितने दिन चलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश का पूरे इतने बड़े 140 करोड़ के देश का भवितव्य जो है और भविष्य जो है वो एक व्यक्ति के भविष्य के साथ बांध दिया गया है। इतना महापाप इस पार्टी ने और इस पूरे परिवार ने इस देश के साथ किया है, जिसका कोई परिमार्जन नहीं, जिसका कोई इलाज नजदीक के भविष्य में नहीं दिखता है। जो होता है वो देखने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इंडिया अलायंस एक था होप, लेकिन देखिए जिस तरह की बातें इंडिया अलायंस में चल रही है वहां से भी पूरी आशा खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप आने वाले समय में मोदी जी का जो जलवा है वो और भी निखर कर सामने आएगा। और आप हम सब जो है आज जो बातें कर पा रहे हैं, हो सकता है कल हम इस तरह की कोई बातें न कर पाए। तो आज जितनी भी कहनी है कह लीजिए संजय जी। धन्यवाद। ठीक कह रहे हैं आप, आने वाला टाइम और जलवे वाला होगा, गाना और अच्छा बनेगा। अजय जी आप कुछ कह रहे थे, इंटरनेट बीच में ड्रॉप हो गया था आपका, प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह के हालात आज बने हैं और जिस तरह की स्थितियां हैं, यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी ये व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संस्था बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है। लेकिन आज वही बीजेपी आरएसएस में व्यक्ति कितना बड़ा हो गया है हमें दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी का तो ये स्वाभाविक सी बात है, जहां नरेंद्र मोदी होते हैं कैमरा कहीं और हो ही नहीं सकता है। तो ये आप भूल जाइए।
क्या अनिल मिश्रा ने प्राण प्रतिष्ठा की किसी ने देखा? बस कहने को नाम बता दिया गया। तो साहब दिख तो सब जगह वही रहे थे। तो कैमरा कैसे रहेगा ये नरेंद्र मोदी तय करते हैं। तो उनके अलावा भाजपा या अटल बिहारी वाजपेयी या कोई ये सब कैसे रह सकते हैं? अकेले वही है, वही शंकराचार्य हैं, वही डॉक्टर भी हैं, वही इंजीनियर भी हैं, वही वैज्ञानिक भी हैं, वही ब्रह्मांड के नायक भी हैं। और साहब अब तो हम देख रहे हैं, एक जगह का मैंने वीडियो देखा, वहां पर मनोज तिवारी जाके पूजा करने जाते हैं और नरेंद्र मोदी की भी मूर्ति रखी हुई, तो साहब उसे भी प्रणाम करके आते हैं। तो आप इससे समझ लीजिए भविष्य में जो है उनके मंदिर जगह जगह बनने लगेंगे, और इसके लिए कोई और दोषी नहीं, इस देश की जनता दोषी है, और इसके लिए किसी और को दोष देना मुझे लगता है हमारा अपनी गलती होगी। मैं इसमें एक और चीज कहूंगा, लेकिन मैं इस बात से आज एक पूरी तरह से मुतमईन हूं कि जो हालात आज बने हुए हैं और जिस तरीके से माहौल है, आज की तारीख में बगैर किसी कैंपेन के यदि चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी के जो भारतीय जनता पार्टी की आज सीटें हैं 303, उन सीटों में से वो 80 सीट पूरी 80 सीट हारते हैं, और उन 80 सीट के बाद में वो कहां बचते हैं, और उसके बाद में अलायंस यदि थोड़ा सा एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तो सरकार बना सकते हैं। तो बहरहाल मैं इसमें कहीं ना उम्मीदी नहीं महसूस करता हूं। मैं समझता हूं ये जितना हो रहा है उसका बड़ा अच्छा नतीजा हो रहा है। और इसका आप एक चीज देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी मणिपुर से चले और बंगाल आज पहुंच गए हैं, और वहां तक आते आते जो आपको दिखाई देगा वो नैरेटिव जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है तमाम मीडिया के द्वारा, आज बिल्कुल बदला हुआ है। और हालत ये है कि अब कुछ नहीं रह रहा है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा स्टोव में वो क्या कहते हैं कोयला जलाने को, और उसको लेकर के, अरे हुजूर, जिसमें कोयला जलाया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है, उसे भी स्टोव कहते हैं। चूंकि अंग्रेजी से इन लोगों का बैर है तो उन्हें पता नहीं है, नहीं डिक्शनरी है घर में, तो कम से कम गूगल पे ही उसका सर्च कर ले। तो अब सोचिए जब इस स्तर पे भाजपा उतर चुकी हो, और आज तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने मान लिया कि राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाने दिया गया था इसलिए क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी अयोध्या में वो कर रहे थे, और यदि राहुल गांधी मंदिर जाते तो वो डिस्टर्ब हो जाता। अब आज सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। इसका मतलब है एक मंदिर में राहुल गांधी के चले जाने से वो सब डिस्टर्ब हो जाता। साहब ये बताता है कि कितना डरे हुए हैं अंदर से ये लोग, इसलिए इस तरह की स्थितियां करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, ये इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब अपने को बचाने के लिए दूसरों की चीजों के बनाए चीजों का भी क्रेडिट खुद ले रहे हैं। इस 2 मिनट के वीडियो में आप देख सकते हैं तमाम सारी चीजों के जो क्रेडिट ले रहे हैं वो समझ में आएगा। और उसके बाद में खुद को अकेले दिखाने का वो दिखाता है कि किस तरह से हालात बिल्कुल बदले हुए हैं, और अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं रह गया, न भाजपा पर, न अपने संगठन पर, न अपने पुरोधाओं पे। वही सर्वे सर्वा है, और यह स्थिति है। तो इसलिए मैं समझता हूं अब नरेंद्र मोदी की विदाई का वक्त आ गया है। तो इसलिए ज्यादा जब वो कहते हैं दिया फड़फड़ाने लगे तो समझ लो अब बुझने वाला है। तो यह दिया बुझने जा रहा है। जी, ये तो गजब बात कह रहे हैं। वहां जलवा चल रहा है और आप कह रहे हैं दिया बुझ रहा है। तो भाई अजय जी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है मेरे को। संजीव जी, आपको क्या लग रहा है? इतने बड़े संजय जी इसमें जोड़ दूं, जो उन्हें लग रहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उनका ऐसा माहौल बन जाएगा, हुजूर ये हालत हुई है कि जो हिंदू था, सनातन धर्मी हिंदू था, उसमें 80% में से यदि कहेंगे, बाकी तो सेकुलर होता है, 80%, उस 80% में 40% उनसे छिटक गया। क्योंकि शंकराचार्यों ने जो बोला और तमाम अन्य धर्म गुरुओं ने बोला, उसका प्रभाव यह हुआ है कि एक बड़े भूभाग में जहां पर शंकराचार्य जी को बड़े आदर भाव और भगवान के संदेश के तौर पे देखा जाता है उनकी वाणी को, उसका असर हुआ है।
और उसका बहुत बेहद असर हुआ है, उस पे घर घर में चर्चा चल रही है। तो यह स्थिति है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि कट्टरपंथियों में चल रही है। कट्टरपंथी तो अपने ढंग से चलते हैं, वो चलते भी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं शुक्ला जी, हम इससे शुक्ला जी से सहमत नहीं है संजय जी। हम पांडे जी, देश पांडे जी से सहमत है। उन्होंने कहा 20 साल कम से कम रहेंगे, तो इन्होंने एक औसत आयु के हिसाब से बताया है। औसत आयु वो हमारी और आपकी, एक आम आदमी की है 70-80 साल। वो तो मोदी जी तो जो है वो है, क्या कहते हैं, धर्म में वो तो 150 साल भी जी सकते हैं। तो अभी शुक्ला जी से हम सहमत नहीं है। हम विवेक देश पांडे जी के साथ जाएंगे कि वो आजीवन रहेंगे। अभी भूल जाइए आप भाई साहब, ये एक युग चल रहा है, जैसे अंग्रेज युग चला था 100 साल, उधर वो चला था, मुगलों का चला था, ऐसे चलेगा ये। अभी चलेगा इतना जल्दी कहाँ? शुक्ला जी आप हैं अभी, है जी, सॉरी। संजीव चंदन जी, आपने पूरी बात सुनी। आज जो वीडियो जारी हुआ उसमें गायब है बीजेपी का झंडा और निशान, नाम। आपकी क्या टिप्पणी है? संजय जी, एक इसके पहले 2 और घटनाएं घटी हैं। एक तो कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है और 22 जनवरी को बताया कि एक तो 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी और 22 जनवरी को भारत को आत्मा प्राप्त हुई है, भारत को सोल मिला है। तो एक तो ये घटना घटी और दूसरी घटना घटी है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार ने जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित एक्ट है उसको ही नकार दिया है। उसने कहा कि जो है जामिया मिलिया के माइनॉरिटी स्टेटस के मामले में 1981 का जो एक्ट है उसे मैं नहीं मानता। ये सरकार का बयान है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बिफर गए और उन्होंने कहा ऐसा सरकार कैसे कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। तो आप इन दोनों ही घटनाओं में देखिए कि इन सब को पार्लियामेंट का स्टेटस को जिसको कि ये प्रणाम करके आए थे, या फिर आप देखिए कि कैबिनेट के जो सरकार का जो अपना एक सॉवरेनिटी भी कहिए या उसका जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, खुद सरकार जब धार्मिक मतलब अपना सेकुलर चरित्र सीधे सीधे इस तरीके से कैबिनेट के स्तर पर, व्यक्तिगत बातचीत में सरकार में शामिल लोग करें वो एक अलग बात है, लेकिन कैबिनेट ने किया, तो ये दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोदी जी किस तरीके से तमाम जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको धत्ता जताते हुए ये चीजें कर रहे हैं, और इसको हासिल करने में उन्होंने बाजब्ता 10 साल लगाया है। आज जो वीडियो है वो 10 सालों का परिणाम है। जब पार्टी के भीतर, पार्टी तो बहुत छोटी चीज है, जब पार्लियामेंट पे ये हावी हो चुके, तो जब पार्टी के भीतर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पार्टी के बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो संघ की क्या कुवत है। वैसे संघ के बारे में एक और घटना शेयर कर दूं, विवेक जी आप उसकी तस्दीक करेंगे कि जिस समय इनको सुरक्षा दी गई थी Z+ वाली या शायद SPG वाली मोहन भागवत जी को, उस समय हमने BBC में एक रिपोर्ट किया था। मेरा मानना था कि उनको सुरक्षा नहीं दिया गया है, उनको घेर लिया गया है। उस समय महाल एरिया का एक, विवेक जी, स्कूल था, उस स्कूल को बंद करके बाजब्ता SPG को वहां ठहराया भी गया था और उसको लेकर के भी एक विरोध जैसी स्थिति वहां खास करके उस इलाके में जो दलित एक्टिविस्ट, अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट वो सब कर रहे थे। तो मोदी जी के लिए एक पैकेज तैयारी 2010 से आने के बाद अपनी ही निगरानी में तो ये जो करते रहे सो करते ही रहे हैं। इसके अलावा जो आगे चल करके जो घटनाएं घटती, हम सबको उसको भी, एक तो बात हुई कि क्या होना चाहिए था जो अब तक मैं बात कर रहा था, लेकिन यथार्थ में जो घटित हो रहा है उसको यदि हम लोग नकारेंगे तो फिर सही निष्कर्ष पे नहीं आ पाएंगे। और ये सच है कि जो 22 तारीख की घटना है उसके बाद मोदी जी एज पर हैं। और इसी चैनल पे पिछले दिनों जब आया था मैं, ये दूसरी, उसके बाद पहली बार आ रहा हूँ, यानी 3-4 दिन पहले, तो मैंने कहा था कि संजय जी, जो इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, आखिर ये छवि खड़ी कैसे हो रही है, या जो भारतीय जनता पार्टी कर, वो तो सरेंडर्ड है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी करना चाहते हैं वो निर्बाध कैसे खड़ा हो जा रहा है। तो हमने कहा था कि जो सामाजिक न्याय की बात करने वाला धड़ा है, जो और खास करके राहुल गांधी उसकी अगुवाई करना चाहते हैं, लेकिन ये पूरा मार्च, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक सामाजिक न्याय के प्रतीकों के जनयंतियां आती हैं, उस समय कास्ट प्रोग्राम कर लिया होता, एक माहौल बन गया। मैंने कहा था संजय जी, और देखिए प्रधानमंत्री ने वहां राम मंदिर के तुरंत बाद बाजब्ता कर्पूरी ठाकुर को लपक लिया। एक वाक्य नहीं आया, पूरे बिहार में जनता दल यू और RJD प्रोग्राम कर रही है कर्पूरी ठाकुर के नाम पर। बिहार कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है इससे।
राहुल जी को भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितना बारीक तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी कीमत पर उन्होंने वो बाजफ्ता जारी किया कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का, और रातों रात, सही कह रहे हैं सर, रातों रात तमाम अखबारों में लेख चले गए। कर्पूरी ठाकुर पे हमारे भी एक परिचित का लेख गया हुआ था, उनका लेख कहा गया क्या रोक दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का लेख आ गया है, तो एडिट पेज पे अभी उनका जाएगा सारे अखबारों में। इसको कहते हैं तैयारी। तो वो 24 घंटा चुनाव मशीनरी में है, वो 24 घंटा एक एजेंडे पर है, हिंदुत्व के एजेंडे पर है, वो एक सपने को कैरी करते हैं, वो है हिंदुत्व का एजेंडा। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि संजय जी, जो उनकी छवि इस तरीके से बन रही है और उनका जो आत्मविश्वास है इस छवि के साथ, उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है और बाहर भी है। संजय जी और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि एक फ्रेम बनाया जा रहा है। संजय जी मैं यहाँ मैं अजय जी, मैं अभी आ रहा हूँ दोबारा आपके पास में, फिर आपसे यहाँ पे आपकी बात से एक असहमत, नेट आज गड़बड़ हो रहा है अजय जी का। मैं इस बीच में जब डंका बज रहा है पूरे सरकार की उपलब्धियों का, विज्ञापन, एक थीम सॉन्ग जारी हो रहा है, उसी समय में ठंड की कड़कड़ाते दिन में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वही उत्तर प्रदेश जहाँ पे राम मंदिर का भी शुरुआत हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, कड़कड़ाती ठंड में हजारों नौजवान लाइन लगा के फॉर्म भर रहे थे। मैं गया, चौंका, मैंने कहा इतनी कड़कड़ाती ठंड में क्या सीन है। पता चला कि सरकार उनको इजराइल भेज रही है, मजदूरी करने के लिए इजराइल भेज रही है। देश में रोजगार नहीं है, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, देश में रोजगार नहीं है। मैंने उन लोगों से बातचीत करी है, इंटरव्यू कुछ ही घंटे बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ, जहाँ बम चल रहे हैं, जहाँ मिसाइलें चल रही हैं, जहाँ मौत हर समय सिर पे मंडरा रही है, इस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जहाँ राम मंदिर बन रहा है, इस देश के मोदी जी के विकास के कार्यकाल में हजारों आदमी सरकार इजराइल भेज रही है, रोजगार नहीं। छोटी सी झलक देखिए, पूरा इंटरव्यू कुछ ही देर में मैं आपको दिखाऊंगा। बच्ची की याद आएगी? हाँ, जाने के बाद थोड़ा याद आता है, थोड़ा नहीं तो दर्द तो रहता है। इजराइल के नाम पे कोई डर नहीं लग रहा है? देखो, विदेश की जिंदगी ऐसी है, सारी खुशी घर पे छोड़ कर जाते हैं। ओनली डाटा पे यहाँ पे काम चलता है, आंकड़ा जो बोलता है, फलाना आंकड़ा क्या कहा, बजट क्या गया, आंकड़ा इतना रुपया, करोड़ रुपया हो गया, रुपए करोड़ में, रुपए लाख में है। इंसान की कीमत नहीं, इंसान की जीरो है सर। यहाँ पे क्यों होगी? क्योंकि ग्रेजुएट है बच्चा, इंटर पास किया, 10,000 रुपए की नौकरी है उत्तर प्रदेश में, और क्या कहीं ठेला पे अपना चाउमीन मोमो लगा रहा है, बर्गर लगा रहा है, उसकी पत्नी भी, धर्म पत्नी भी उसका सहयोग कर रही है। यहाँ कुछ व्यवस्था है, व्यवस्था होती तो आज हम लोग ऐसे ना होते। हमको कुछ हो जाए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कौन जिम्मेदारी वहाँ से बाडी आएगी यहाँ पे? मतलब अपने संबंध इजराइल से बेहतर करने हैं तो आप लोगों को भेज दें। वो तो बड़े स्तर के लिए साहब, शासन प्रशासन जो खेलता है, सचिवालय में साहब लोग बैठे वो खेल रहे हैं, हम तो छोटे, हम तो वो चप्पल के नीचे वाले हैं। अब हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे। आप लोग 3 दिन से यहाँ पे आए हुए हो? कुछ 3 दिन से किसी को कुछ पता नहीं कि नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। ये छोटी सी झलक दिखाई है, ये वो नौजवान हैं जो इजराइल जाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। रोजगार नहीं है देश में, और इस देश में ऐसे कैंपेन तैयार कर रहा है प्रधानमंत्री की पूरा देश बदल गया। दिनेश कुमार जी, पूरे घटनाक्रम पे आपकी बातचीत। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। सबको नमस्कार। और ये चर्चा का जो आज मुद्दा है, इसमें बड़ी स्पष्ट सी एक बात है। अभी आपने कहा कि ना पार्टी का नाम है, ना संगठन, ना गठन। आपको याद होगा पिछला इलेक्शन 2019 का जो था, उसका जो नारा था वो भी यही था, मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। हमने बहुत सारे वॉल राइटिंग्स पर यहाँ वहां यही चीज हमें देखने को मिली थी, एक बार फिर मोदी सरकार। भाजपा सरकार कहीं इक्का दुक्का जगह पर वो कमल के फूल के अगल बगल में चुनाव चिन्ह के साथ वो लिखा हुआ दिख गया होगा तो अलग बात है, लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार। तो वो मोदी सरकार वाला जो फंडा है सर, वो कंटिन्यू चल रहा है। और जहां मेरे सभी वरिष्ठ प्रबुद्ध वक्ताओं ने कहा है कि फ्रेम में कोई दूसरा नहीं दिखना चाहिए, तो मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट जो मेरी समझ में आ रहा है कि अब ये राम मंदिर का जो इशू था उसको 22 जनवरी को जिस तरह उन्होंने भुनाना था वो भुना लिया। और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं
कि ये राम अवतार खुद होने की राह पर निकल चले। ये एक सबसे बड़ी बात इसमें मुझे ये समझ में आ रही है, क्योंकि वहां ना कोई दूसरा आपको दिखेगा, ना वहां कोई और होगा। मैं ही नेता हूं, मैं ही अभिनेता हूं और मैं ही अब परमेश्वर भी हूं। तो ये जो सोच है, इस सोच के आगे बाकी सब कुछ क्षीण हो जाता है। अभी चर्चा हो रही थी कि राजनाथ सिंह जी ने कैसे वो लिख दिया और कैसे वो छप गया। तो मैंने उसको देखा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनाथ सिंह ने कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी बात उन्होंने जरूर कही है कि उस वक्त वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और उस दौरान उन्होंने वहां पर जाकर सब कुछ देखा था और उसका जो उन्होंने आंकलन किया है वो वहां पर किया है। लेकिन हट फिर के उन्होंने वापस वही बात कह दी है कि राम मंदिर के निर्माण और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हम एक नए युग में पदार्पण कर रहे हैं। तो वो नया युग जो है उसके बाद वो सिर्फ मोदी गान उसके बाद शुरू हो जाता है, उसमें कोई राष्ट्रगान नहीं है। तो ये मोदी गान उन्होंने आगे तक किया है और अब हालत ये है कि वो जिस स्तर पर आगे जाना चाहते हैं वो एक एक्सट्रीम पावर और वो उस देश की सत्ता के मठाधीश बनकर रहना चाहते हैं। अब उनको ऐसा उनको सत्ता का जो ये खून लगा है ना मुंह में, इससे वो पीछे हटने वाले नहीं है। आप देखिएगा 15 साल गुजरात में उन्होंने ये वक्त गुजारा और वहां पर उनको वो पावर्स मिली जिनको उन्होंने एक्सट्रीमली एंजॉय किया, चाहे फिर वो किसी के ऊपर किसी भी तरह के आरोप हो प्रत्यारोप हो, उन्होंने सबको नकारते हुए अपना एक डिक्टेटोरियल तानाशाह रवैया वहां पर बना के रखा और वही वो उन्होंने आगे कैरी करने की कोशिश की। शुरू में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो उसके बाद वो उन चीजों को व्यवस्थाओं को समझने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त लगा और ये 10 साल पूरे होते होते वो एक एक चीज की नब्ज को जांच चुके हैं और वो राजनीति के वैद्य बन चुके हैं कि देश को किस तरह से इन्होंने चलाना है ताकि देश की जनता को भी बरगलाया जा सके, दूसरे जो अपोजिशन है उसको कैसे खत्म किया जा सके और डेमोक्रेसी की जो हत्या है, लोकतंत्र की हत्या कर अपना जो एजेंडा है उसको कैसे लागू किया जा सके। और सबसे बड़ी बात इसमें यह आ रही है कि कल तक जो हम बात करते थे पार्टी विद अ डिफरेंस, आरएसएस के लोग बात करते थे ईमानदारी और ये वो सब की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस संगठन को भी, आरएसएस को भी उसी घेरे में ले लिया है जहां पर वो जो लोग कल तक के एक वाहन की व्यवस्था हो जाए हम वहां चले जाएंगे, एक शयन की व्यवस्था हो जाए वहां जाकर काम कर लेंगे, एक भोजन की व्यवस्था हो जाए, उससे ज्यादा उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। जो पहले पुराने आरएसएस के लोग हैं मैं जानता हूं। तो अभी जो परिस्थिति हो गई है, अब उनको कुर्सी का लोभ और लालच भी दे दिया गया है और वहां पर बैठकर वो लोग इसी भ्रष्ट सिस्टम के हितैषी और हिमायती बन गए हैं, बिल्कुल ठीक, जहां से वो लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है इससे अब हालत इस तरह से हो गई है। आपको मुझे बार बार जब मैं मोदी जी की तरफ देखता हूं तो मुझे धनानंद की याद आ जाती है। मगध के वो 9वें शासक रहे हैं और he assumed power after he killed his father और उसके बाद उसने वहां पर शासन किया और उसका जो घमंड था वो एक्सट्रीम लेवल पर चला गया था और उसको सबक सिखाने के लिए चाणक्य ने जो कुछ किया वो उसी से चाणक्य राजनीति की जो पाठशाला हम पढ़ते हैं वो वहां से शुरू होती है। लेकिन कुल मिलाकर एक रिफ्लेक्शन मेरे को धनानंद की अभी हमारे मोदी जी में दिखती है। मुझे नहीं पता मैं किस लेवल तक सही हूं या गलत हूं, लेकिन मेरा जो अपना एहसास है वो यहां तक दिखता है। आपके पास आप ये देख रहे हैं कि किसी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। सारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त जीरो हो चुका है, कुछ नहीं बोलता है। आप राहुल की यात्रा की बात कर रहे थे, शुक्ला जी भी और मलिक सर, तो राहुल की यात्रा को हम कहाँ मीडिया पे किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिख रहे। और जरा सी एक बात वो उन्होंने सर ने कहा कि वो गैस स्टोव में वो उसमें कोयले जला रहे हैं, तो कोयले जलाने की बात भी मीडिया में जरूर उसी मेन स्ट्रीम मीडिया जो उसको इग्नोर कर रहा है वो वहां पर बोली जा रही है। अरे भैया
अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो कम से कम किसी से ले लो। और दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी इस देश की ये है कि हम ऐसे व्यक्ति के अधीन कार्य कर रहे हैं जिस व्यक्ति के खुद के पास भाषा का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल ठीक तो बात। कुल मिलाकर अभी एक मिनट में मैं खत्म करता हूं। मसला सिर्फ एक है कि उस फ्रेम में कोई दूसरा दिखना नहीं चाहिए। आपने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उनको मंदिर के अंदर जाते हुए देखा होगा। वहां उस फ्रेम में हजारों लोगों की भीड़ उड़े पड़े थी, लेकिन कैमरामैन को इजाजत नहीं थी कि कैमरा किसी और तरफ घुमाया जा सके। बिल्कुल ठीक तो बात ये है। जो परिस्थितियां हैं सर, ये देश के लिए घातक हैं। बाकी अजय शुक्ला जी से मैं सहमत हूं कि लोग बिल्कुल खिलाफ हैं। आने वाला वक्त विपक्षी दलों का हो सकता है, लेकिन मुझे शंका अभी भी ईवीएम पर है। बिल्कुल ठीक बात है। एक बड़ा मुद्दा है ये, एक बड़ा मुद्दा है संजय जी एक बात कहूं, दिनेश जी ने कहा, मैं उसी पे बता दूं कि एक हमारे और आपके दोनों लोगों के एक मित्र हैं यूपी कैडर के आईएएस हैं सिंह साहब, जो बीते दिनों तो बहुत कुछ क्रांतिकारी बनते थे, आजकल बिल्कुल चरण चुम्बन में लगे हैं। उनको तो अंग्रेजी आती है कम से कम, मैं समझता हूं, और उन्होंने भी स्टोव शब्द को उस तरह से करके और कैसे ट्वीट किया है, इससे लगता है कि दिमाग लोगों के खाली हो गए। कोई नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश कुमार जी, केपी मलिक जी, विवेक भाई, अजय जी, संजीव चंदन जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। आपका जी विवेक जी बताइए, समय कम है, एक संक्षिप्त बताइए जी। नहीं, बस एक छोटी सी बात कहूंगा। संजीव जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही, उसके बारे में छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें कहा गया है कि इस देश को शरीर मिला 15 अगस्त 1947 को और आत्मा मिली 22 जनवरी 2024 को, ये इतना हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात है। इसका मतलब ये होता है कि इन 75 साल में इस देश में जान ही नहीं थी। ये सिर्फ एक मृत शरीर था। इसके लिए इसके खिलाफ एजुकेशन होना चाहिए। इसके खिलाफ इस देश का इतना बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ है, इसके खिलाफ बड़ा एजुटेशन होना चाहिए और बीजेपी से माफी मंगवानी चाहिए इस बात की। हम लोग कल परसों में इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, केपी जी, दिनेश भाई, आपने समय दिया, आभार। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि आज बीजेपी के कैंपेन से बीजेपी गायब है। कैसी लगी आपको बातचीत? हमको सब जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।